स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्ट्रेटेजिक एजुकेशन में। यूपी बोर्ड की खोपड़ी में छेद करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रिक को समझेंगे और कैसे हम सेंटेंसेस को रीऑर्डर करते हैं इसको समझेंगे। तो दोस्तों, तैयार होना खोपड़ी में छेद करने के लिए? बस यूपी बोर्ड की खोपड़ी में छेद करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और इस फायर सीरीज़ को अपने दोस्तों और परिवार में कोई सदस्य हो क्लास 10th का तो उसको शेयर करना न भूले। आपके एग्ज़ाम में रीऑर्डरिंग या रीअरेंजमेंट हम कहें तो उससे 1 नंबर आना एकदम निश्चित है, और इस 1 नंबर की गारंटी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दिला रहे हैं। तो लास्ट तक देखना न भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो किसी भी टॉपिक पे पकड़ बनाने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को हमें समझ लेना चाहिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पहले हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस समझेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेंटेंस के बारे में जानते होंगे, सेंटेंस क्या होता है। तो हम अब आगे काइंड्स पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने काइंड्स होते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। बहुत सही, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, बट हम लोग यहाँ पे जनरली तीन सेंटेंसेस के हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं रीऑर्डर करने के लिए। कि हमारा पहला असर्टिव सेंटेंस होगा जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस होंगे, फिर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और बस हम इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी को यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि उनसे पूछे जाने की बहुत ही कम संभावना होती है। तो पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमें पता है, स्वीकृति वाले वाक्य जो होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। स्टेटमेंट्स विद यस जो होते हैं उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर शी कुक्स द फूड, ये भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं। पहले हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगर हमारा सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब, फिर उसका जो ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी नहीं है। फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट पार्ट आएगा। तो हम देख सकते हैं कुछ वाक्यों में कॉम्प्लीमेंट या पूरक जो हम बोलते हैं वो नहीं होता है, बिना पूरक के होते हैं वो सेंटेंस। उसके बाद हम कई वाक्यों में देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वह एक शब्द का न होकर कई शब्दों का होता है। पहली बात ये कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में वह शब्द होता है जो कोई काम करता है, जो भी एक्शन होती है, जो भी क्रिया होती है, जो हमारी वर्ब होती है, उसको करने वाला जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। या फिर किसी सेंटेंस में किसी के बारे में जो बात कही जाती है, तो जिसके बारे में वो बात कही गई है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कौन या किसने से क्वेश्चन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वाक्य का सब्जेक्ट कई शब्दों से भी मिलकर बन सकता है। जैसे हिज यंगर ब्रदर एंड आई आर फ्रेंड। हिज यंगर ब्रदर एंड आई आर फ्रेंड, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट में आते हैं? क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और फिर अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे सेंटेंस है हिज यंगर ब्रदर एंड आई आर फ्रेंड। इसका अर्थ ये है कि उसका छोटा भाई और मैं दोस्त हैं। उसका भाई और मैं दोस्त हैं। बात क्या हो रही है इस सेंटेंस में? कि हम दोस्त हैं। अगर हम इस सेंटेंस में कौन लगाकर प्रश्न करें कि कौन दोस्त हैं, तो हमारा जवाब आएगा कि उसका छोटा भाई और मैं दोस्त हैं। तो उसका भाई और मैं दोनों हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमारा सब्जेक्ट पार्ट कितना है? हिज यंगर ब्रदर एंड आई, और प्रेडिकेट क्या है? आर फ्रेंड। आप सबको पता होगा कि प्रेडिकेट पार्ट वर्ब से ही स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज इज़ इल। कौन इल है? कौन बीमार है? हमारा प्रेडिकेट पार्ट क्या है? इज़ इल, बीमार है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि माई एल्डर ब्रदर इन माई विलेज, इतना लंबा सा हमारा सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे मेन वर्ड हमारा है ब्रदर। किसके बारे में बात हो रही है? ब्रदर के बारे में बात हो रही है। तो ब्रदर हमारा मेन वर्ड हो गया, लेकिन उससे रिलेटेड वर्ड्स भी दिए गए हैं। जैसे माई एल्डर, उसी ब्रदर को के बारे में बताया जा रहा है कि मेरा बड़ा भाई। इन द विलेज, जो विलेज में रहता है,
तो ये एक साथ ही करके लिख दिया गया है, माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज। ये जो इतना बड़ा फ्रेज है वह बस हमारे सब्जेक्ट को दिखा रहा है। यह जो इतना बड़ा फ्रेज है यह हमारे सब्जेक्ट को दिखा रहा है। बात समझ में आई? सब्जेक्ट जो होता है वो एक वर्ड का भी होता है और एक वर्ड से अधिक का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज, छः वर्ड्स का ये हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। तो इतना ध्यान देना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, पहले उसका मेन वर्ड क्या है वो निकल आएगा, फिर उससे रिलेटेड कौन से वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव क्या है, फिर उस कोई फ्रेज दिया गया है तो वो कहाँ पे यूज़ होगा। जो फ्रेज होता है वो मेन वर्ड के बाद ही यूज़ होता है, इतना भी ध्यान में रखना है। हम अब आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। निगेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नकारात्मक शब्द हो, जैसे नो, नॉट या नेवर का प्रयोग हुआ हो, तो वो हमारे निगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट स्टडिंग, सी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस। तो आई एम के साथ नॉट जुड़ा है और सी कैन के साथ भी नॉट जुड़ा है, तो ये निगेटिव सेंटेंसेस होती हैं। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। जो सेंटेंस प्रश्न पूछने के काम में आते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनका आंसर हम यस और नो में देते हैं, और दूसरे जो कि WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा। पहला जो होगा, पहला स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब वाला, पहले होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा सब्जेक्ट, यहाँ पे H छूट गया है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। वहीं पर बात की जाए दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो सबसे पहले होगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क होगा। तो इन मार्क्स को भूलिएगा मत, क्योंकि जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव, उसमें फुल स्टॉप लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, और एक्सक्लामेटरी तथा ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमारा एक्सक्लामेशन मार्क लगता है, ये वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस वाले पार्ट पे। ये हमारा 2018 के आई सेट्स में से क्वेश्चंस हैं जो कि रीअरेंजमेंट के हैं। सबसे पहले हमें इन सेंटेंसेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तो केयरफुली इन सेंटेंसेस को पढ़ लें। पहला सेंटेंस हम देख रहे हैं जिसमें कि अंत में फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये या तो असर्टिव हो सकता है या फिर इम्परेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इम्परेटिव होने की कोई चांस नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये असर्टिव होगा। अब असर्टिव में ये देखना होगा अफर्मेटिव है या निगेटिव है। तो हमें यहाँ पे पहले ही नॉट, एक वर्ड दिख रहा है नॉट, जो कि निगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमको निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के रूप में इसको बनाना होगा। तो निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम हमारा होगा सब्जेक्ट ढूंढना। हमको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में कौन या किसने लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट निकल के चला आएगा। तो हम पहले देखते हैं सब्जेक्ट में वर्ब क्या है। वर्ब है हमारा गॉन, किसी के जाने के बारे में बात हुई है। अगर हम क्वेश्चन करें कि कौन गया था तो इसका आंसर क्या निकलेगा, कोई नाउन या प्रोनाउन। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे नाउन है हमारा दिल्ली और प्रोनाउन है एक ही। तो क्या दिल्ली कहीं जा सकता है, ट्रेन व्रेन पकड़ के चला जाएगा क्या, नहीं जा सकता। कौन जा सकता है, ही, हमारा जो प्रोनाउन है ही जा सकता है। तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया ही। उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, हैड। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड हेल्पिंग वर्ब होता है। हैड के बाद हमारा निगेटिव वर्ड नॉट लगेगा। नॉट के बाद हमारा मेन वर्ब, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है गॉन, उसका यूज़ करेंगे। और गॉन के बाद हम प्रीपोजिशन टू प्लस प्लेस जो है हमारा दिल्ली, वो लगाएंगे। उसके बाद हमारा एडवर्ब जो है कब जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे। तो इस तरीके से हम अपना रीअरेंजमेंट कर सकते हैं।
ही हैड नॉट गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। अब एक और तरीका है सब्जेक्ट ढूंढने में थोड़ी आसानी हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने लिख दिया हमारा वर्ब गॉन। कौन गया था, गॉन, हमने वर्ब लिख दिया, लेकिन ये वर्ब, ये जो एक्शन है वो करने वाला कौन है, कौन हो सकता है, क्या दिल्ली हो सकता है या फिर ही होगा। तो हम पाते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ही होगा। अब हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर निगेटिव वर्ड नॉट, नॉट गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। ठीक है बच्चों, क्योंकि मेरे पास स्टाइलस पेन नहीं है इसलिए अच्छे से हैंड राइटिंग नहीं बन पा रही है, तो ये थोड़ा सा मैनेज करिएगा अभी। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में है फेल्ट फॉर मिस्टेक हिज ही सॉरी। अब पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसको सॉल्व करके मेरे आंसर से मैच कराइएगा, क्या आपका सही हुआ या नहीं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम यहाँ पे अपना वर्ब लिख सकते हैं फेल्ट। वर्ब हमारा क्या है, फेल्ट। फेल्ट मतलब महसूस किया, महसूस किया, कोई महसूस करेगा ना, कौन महसूस किया, यहाँ पे कुछ है, कोई वर्ड है जो महसूस किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो प्रोनाउंस हैं, हिज और ही है हमारा सब्जेक्टिव केस, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें सब्जेक्टिव केस का ही यूज़ करना होता है, तो ही हो जाएगा। ही हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें दिख रहा है, फॉर, मिस्टेक, हिज, ही, सॉरी, कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया ही और वर्ब हो गया फेल्ट। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, क्या महसूस किया, सॉरी, क्या महसूस किया, सॉरी। हम देखते हैं कि वर्ब के बाद क्या लगा के क्वेश्चन करने पे हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो ये जो सॉरी है हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ही फेल्ट सॉरी, उसने क्या फेल्ट किया, ही फेल्ट सॉरी, तो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जो कि वर्ब के बाद लिखा जाता है। फिर हम देखेंगे आगे इसमें क्या है। आगे हमारे वर्ड्स बच रहे हैं फॉर, मिस्टेक और हिज। तो उसने सॉरी फेल किया, क्यों फेल किया, क्यों फेल किया सॉरी, तो हम उस रीज़न को लिखेंगे फॉर। क्या हम मिस्टेक लिखेंगे या फिर हिज मिस्टेक लिखेंगे, अपने मिस्टेक के लिए, अपनी गलती के लिए, तो हो गया हमारा हिज मिस्टेक। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है ए जेंटलमैन हैज़ अ कार टू सेल हु विशेज टू गो अब्रॉड। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा दो वर्ब है, हैज़ और विशेज, हैज़ और विशेज, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हु आया है। क्या ये हु क्वेश्चन पूछने के लिए आया है? अगर क्वेश्चन पूछने के लिए आया होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछने के लिए आया ही नहीं है। ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता होगा कि किसी नाउन के बाद आके, तुरंत बाद आके उस नाउन से अपना संबंध प्रकट करता है। तो हम देख रहे हैं कि हु तो हमारा सब्जेक्ट हो नहीं सकता, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ए जेंटल मैन, ए जेंटल मैन। अब चूंकि हु जेंटलमैन के लिए आया है तो उसको उसके बगल में ही लिख देंगे हु, और इससे जो हमारा क्लॉज बनेगा, जो उपवाक्य बनेगा, उसको हम पहले लिख लेते हैं, हु विशेज टू गो अब्रॉड, हु विशेज टू गो अब्रॉड, एब्रॉड समझ लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ मैं। ए जेंटलमैन हु विशेज टू गो अब्रॉड। अब आगे हमारा बचता है हैज़ अ कार, पहले हमने लिख दिया ए जेंटलमैन, उसके आगे हमने जो रिलेटिव क्लॉज है उसको लगा दिया, हु विशेज टू गो अब्रॉड, हु विशेज टू गो अब्रॉड। आगे हमारा बचता है हैज़ ए कार टू सेल, हैज़ ए कार टू सेल। तो हम देख रहे हैं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो जिस भी नाउन के लिए आता है उसके तुरंत बाद लिखा जाता है, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, तो फिर हम अगली वीडियो में वो समझा देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक असर्टिव सेंटेंस है। लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है, लेकिन असर्टिव में ये निगेटिव है। देखिए नॉट का यूज़ किया गया है यहाँ पे, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब हम देख रहे हैं कि इसमें इज़ ही हमारा मेन वर्ब है। तो अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। हमारे यहाँ पे केवल नाउन ही नाउन भरा पड़ा है, जैसे लाइफ, बेड, रोजेज़। तो अगर हम यहाँ पे रोजेज़ लगाते हैं तो इज होगा नहीं, हमारा आर हो जाएगा। तो दो बचता है, लाइफ और बेड। तो अब एक बात बताइए, इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है? लाइफ जीवन, नॉट बेड बिस्तर नहीं है, रोजेज़ गुलाब का। तो हम देख रहे हैं कि लाइफ के बारे में बोला जा रहा है, बेड के बारे में तो बोला नहीं जा रहा है कि बेड कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है लाइफ के बारे में बात की जाएगी, तो हम यहाँ पे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे लाइफ। लाइफ इज, फिर आ जाएगा हमारा निगेटिव वर्ड नॉट। नॉट, अब हम यहाँ पे रोजेज लिखेंगे। क्या लाइफ रोज नहीं है? ऑफ बेड की, बिस्तर की गुलाब नहीं है, या फिर गुलाब का बिस्तर नहीं है? तो हमको लिखना होगा गुलाब का बिस्तर नहीं है। तो गुलाब का बिस्तर लिखने के लिए पहले आता है हमारा मेन वर्ड बेड, और बेड के पहले हमारा एक आर्टिकल दिया गया है ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज। तो ये रहे 4 क्वेश्चन जो हमने आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए। हमने थोड़े से कॉन्सेप्ट बताए और थोड़े से ट्रिक बताए। तो अब आप लोगों को बाकी के बचे इन 3 क्वेश्चन को खुद से करना है, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अदर ईयर्स के ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। उस दिन हमको कॉन्सेप्ट नहीं करना है, हमको ट्रिक भी नहीं पढ़ना है, हमें बस सॉल्व ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो उस दिन अधिक से अधिक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।